हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालाजी जंक्शन। और बीपीएससी की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है फ्रॉम केमिस्ट्री और इसमें हम लोग बात करेंगे एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, मोल कॉन्सेप्ट की, सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने देखा था दैट मैटर्स कैन बी एलिमेंट। मैटर केवल एलिमेंट हो सकते हैं जो कि सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, या फिर कंपाउंड हो सकते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, या फिर मिक्सचर हो सकते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड या एलिमेंट से बने होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू एलिमेंट कंपाउंड बनाता है या मिक्सचर बनाता है उसको कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के दो रूल हैं, जिसमें से पहला रूल है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू बनता है तो उसका मास बनने से पहले जो मास था, जो भी कंपोनेंट है उसके बनने के बाद के मास, ये जो है इक्वल होगा। क्योंकि जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो यहां आप देख सकते हैं कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 यानी कि 32, और CO2 का भी 44 ही ग्राम मास है। दैट मीन्स कि यहां आप देख सकते हैं कि रिएक्शन के पहले जो मास था वही रिएक्शन के बाद भी है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता है कि अगर कोई कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू बन रहे हैं तो उसमें जो कंपोनेंट है वो एक डेफिनेट रेशियो में ही आपस में कंबाइन करते हैं और उस कंपाउंड को बनाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लॉ कहता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये CO2 जो है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन अगर नंबर वाइज दे तो 1 एटम के साथ 2 एटम है, दैट मीन्स 1:2 का है। अब बिना इस बात के कि CO2 इस रिएक्शन के थ्रू बन रहा है या हम लोग जब सांस के थ्रू निकालते हैं वो वाला CO2 है, कोई भी CO2 होगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन हमेशा 1:2 ही होगा। तो ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए अगर कोई कंपाउंड बन रहा है। सो ये दोनों लॉज को ये जो कंपाउंड है वो कैसे फॉलो करेगा, इसके लिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जो सब्सटेंस है या मैटर है उसमें जो सबसे छोटा पार्ट है वो अनडिवाइजिबल है, यानी उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं नाउअडेज कि एटम में सब एटॉमिक पार्ट भी होते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज काफी बाद में हुई थी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। सबसे बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। सो ये 3 सब एटॉमिक पार्ट है जो अब हमें पता है कि वो एटम में पाए जाते हैं, दैट मींस एटम भी डिविजिबल है। जो दूसरी बात कही गई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में वो ये कहा गया कि इंडिपेंडेंटली एटम नहीं एग्जिस्ट करता। दैट मींस कि अकेला एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि स्टेबल नहीं है। दैट मींस एटम मैटर से अलग है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो कोई और चीज है जो कि एक्चुअल में मैटर का कोर बनाती है, तो वो क्या है? तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल क्या है? तो मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, यानी एटम्स आपस में बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं।
और ये मॉलिक्यूल है जो मैटर की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। यानी आप एक किसी भी मैटर का एक मॉलिक्यूल ले लीजिए तो उसमें उस मैटर के सारी प्रॉपर्टी होंगी। नाउ फर्दर कि मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, बट इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एटम के स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट मॉडल दिए गए। तो सबसे पहला मॉडल था जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसमें ये कहा गया कि एटम एक ऑलमोस्ट केक की तरह है और इसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं जैसे कि टॉपिक, या आप इसको तरबूज और बीज उसके इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो इस मॉडल के थ्रू जो एटम का न्यूट्रल बिहेवियर होता है उसको बताया गया, लेकिन ये बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड मॉडल था रदरफोर्ड का, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अल्फा रेस को गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड किया था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल है जिसको न्यूक्लियस कहा गया, और ये बताया कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मूव कर रहे हैं। मॉडल में ये नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो एक्सेलरेशन लगता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो जो भी कोई चीज एक्सेलरेट करती है वो एनर्जी रिलीज करती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हुए एनर्जी रिलीज करेगा तो डे बाय डे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इनका जो मॉडल था वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे है न्यूक्लियस के बाहर। सो तीसरा मॉडल आया बोर का मॉडल, और बोर ने प्रॉपरली बताया कि एक्चुअल में सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस और इसमें प्रोटॉन है, और एक्चुअल में जब बाद में पता चला तो इसमें प्रोटॉन के साथ एक और चीज थी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का मास लगभग बराबर होता है। और उन्होंने ये बताया कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रॉपर ऑर्बिट में केवल मूव करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव करेगा। मैं इसको यहां बना देती हूं। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रॉपर ऑर्बिट में ही मूव करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है वो यही मूव करेगा, वो इधर नहीं आएगा या इसके बाहर नहीं जाएगा। तो जब एक प्रॉपर ऑर्बिट में मूव करते हैं तो वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करते, इसलिए उनकी एनर्जी कम नहीं होती है, इसलिए वो स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। उन्होंने ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स है उनको नाम दिए, जैसे ये न्यूक्लियस है तो उसके बाद वाला तुरंत के, एल, एम और इसी तरीके से और एन। और इन्होंने बताया कि एक ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, जिसमें n जो है वो ये जो ऑर्बिट है उसका नंबर है। k के केस में ये 1 होता है, l के केस में 2 होता है, m के केस में 3 होता है और n के केस में 4 होता है। तो अगर हम k शेल के लिए निकालें तो 2 इंटू n की जगह पे 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो k शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम रह सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन k शेल में नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये l शेल लिए निकालें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा दैट मीन्स 4 इंटू 2 8, और इसी तरीके से हम सारे शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एक और चीज उन्होंने बताई, उन्होंने ये बताया कि आउटर शेल में, यानी जैसा एटम है उसके हिसाब से उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल बनाएगा। अगर 8 होते हैं टोटल तो वो एटम मोस्ट स्टेबल होगा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते और 8 से कम होने पे वो स्टेबल नहीं रहेगा। ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मैटर का, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो बताते हैं कि वो दूसरे एटम से कैसे मिलेगा और मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इसलिए जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अगर हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो अगर हम उसको कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के, याद रखिएगा हाइड्रोजन इज द ओनली एटम जिसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और उसके बाहर केवल केशन होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि के शेल है तो यहाँ जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 8 नहीं होंगे, ये 2 ही होंगे। तो हाइड्रोजन के केस में क्योंकि आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अनस्टेबल है। अब अगर ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और ले ले और इसके आउटर शेल में एक और इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें 2 से ज्यादा हो नहीं सकते तो अब ये स्टेबल हो गया, इसीलिए H2 फॉर्म में पाया जाता है हाइड्रोजन। अगर कोई और ले ले, फॉर एग्जांपल हम हीलियम ले लेते हैं। हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसका के शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब ये जो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आप देख रहे हैं कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल कंडीशन है। इसीलिए हीलियम या जितने भी नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने हो सकते हैं उतने ही होते हैं, इसलिए ये स्टेबल होते हैं और ये मोनो एटॉमिक कंडीशन में पाए जाते हैं। मोनो एटॉमिक या डायटॉमिक क्या है एक्चुअल में, मैंने बताया था आपको कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल, किसी भी मैटर के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसको उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। सो हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं तो वो डायटॉमिक है। लेकिन अगर आप हीलियम को देखें तो उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, इसलिए ये मोनोएटॉमिक है। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो सब मोनोएटॉमिक है, जबकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब डायटॉमिक है। इसी तरीके से फास्फोरस है जिसमें 5 पाए जाते हैं तो वो पेंटाएटॉमिक है। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लें ऑक्सीजन का जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसका ये के शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन के बाद जो दूसरा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए एल है, ये एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में आ गए तो अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब बाहरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 8 होता तो वो स्टेबल होता, लेकिन यहाँ 6 ही है तो ये अनस्टेबल है। दैट मींस इसमें कैपेसिटी है कि ये किसी और से रिएक्ट करे, ये किसी और के साथ कंबाइन करे और मॉलिक्यूल बनाए। तो वो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी जो किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, उसको कहते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की, तो देखिए जो बाहर का शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आ कितने सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और स्टेबल हो जाए, या तो अगर ये बाहर के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अंदर वाला तो स्टेबल है तब भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इन कंपैरिजन की 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया जाए। इसलिए ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है और तब इसका जो ऑक्टेट मतलब बाहरी शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसको कहते हैं ऑक्टेट, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, जितना लेने या निकालने पे वो स्टेबल हो जाए। तो इस कंडीशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर स्टेबल हो रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। अब आपने देखा होगा कि वैलेंसी या फिर पॉजिटिव में डिनोट करते हैं या नेगेटिव में। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो आपको पता है लेना वो अच्छी बात नहीं है,
मतलब अच्छा यही है कि लेना ना पड़े। इसलिए जब भी लिया जाता है तो वैलेंसी नेगेटिव में होती है, तो -2। अगर वो निकालता तो ये तो अच्छी बात है, ये तो पुण्य का काम है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको जो है वो पुण्य मिलेगा, यानी कुछ मिलेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं यानी किसी को देते हैं तो पॉजिटिव वैलेंसी आती है, और अगर लेते हैं तो नेगेटिव वैलेंसी आती है। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो इसकी वैलेंसी आएगी -2। अब अगर हम कैल्शियम देख लें तो कैल्शियम में ये न्यूक्लियस है और इसमें डिफरेंट शेल्स और इसके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए अंदर तो कंप्लीट है ऑक्टेट, लेकिन बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 कंडीशन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले या अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी निकाल दे। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए यहां पे वैलेंसी 2 ही होगी। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इसलिए नेगेटिव नहीं होगी बल्कि क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का, और ये वैलेंसी ही है जिसकी वजह से कोई भी एटम रिएक्टिव होता है और मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है। डाल्टन ने एक और चीज बताई थी कि एवरी एटम हैव सर्टेन मास, यानी हर एटम का एक मास होता है और इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो फॉलो करता है। और जो एटम का मास होता है उसको मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एटम बहुत छोटा सा है और इंडिविजुअली एटम जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एटम का मास निकाला नहीं जा सकता। तो इसका मास एक्चुअल में रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब इसको किसी से कंपेयर करके इसका मास बताया जाता है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। सो एटम के मास को, जिसको एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 जो मास है उसको हम एटम के मास के बराबर मान सकते हैं। नाउ एटम्स जो है यूजिंग देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट मींस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को यूज करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब जैसे एटम का मास होता है उसी तरीके से मॉलिक्यूल का भी मास होता है जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास भी एटॉमिक मास की तरह रिलेटिव क्वांटिटी है, ये भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अब और एक तीसरा होता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किस में यूज करते हैं? सबसे पहले तो फॉर्मूला मास उस केमिकल का यूज करते हैं जिसमें कि उसके कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल या एटम ना होके आयंस हो। तो देखिए आयंस क्या होते हैं? कोई एटम है, जैसा कि मैंने बताया भी कि कब प्लस और माइनस चार्ज आता है, तो अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है या ले लेता है तो उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग चार्ज आ जाता है और वो आयन कहला देता है। कभी कभी क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिन पे चार्ज होता है, जैसे कि NO3-, तो इस कंडीशन में इसको रेडिकल कहते हैं। तो आयंस और रेडिकल्स ये जो है चार्ज्ड मॉलिक्यूल है और इनके केस में फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है। अब हमें ये पता चल गया कि मैटर जो है वो एटम और फिर एटम मिलके मॉलिक्यूल से बनता है और मॉलिक्यूल फर्दर जो है वो मैटर को बनाते हैं। अब जब कभी भी मैटर को नापना होता है तो हम कई तरीके के मेजरमेंट यूज करते हैं, जैसे हम वेट यूज करते हैं मास के टर्म में, या फिर हम नंबर के टर्म में यूज करते हैं। बट केमिस्ट एक और नया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसके लिए, जिसको कहते हैं मोल। मोल की एक खास बात है, देखिए वेट के केस में अगर हम कोई सब्सटेंस ले लें कि हम इसको 1 kg लेंगे तो ये पता नहीं होगा कि उसका कितना नंबर आया, दैट मीन्स नंबर उसका फिक्स नहीं है। मास तो फिक्स हो गया या वेट तो फिक्स हो गया लेकिन नंबर नहीं फिक्स है। इसी तरीके से नंबर ले ले तो उसका वेट फिक्स नहीं होगा, दैट मीन्स अगर हम कह दें 1 दर्जन केले दे दो
तो जरूरी नहीं है कि उसका वेट कांस्टेंट ही रहे, मीन जब भी आप 1 दर्जन लें तो उतना ही वेट लगे। लेकिन इन केस ऑफ मोल ये दोनों कांस्टेंट हो जाता है, यानी मास भी कांस्टेंट हो जाता है और नंबर भी। कैसे देखिए, मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दैट इक्वल्स टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उसका अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ले ले और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो वो कहलाएगा 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उस सब्सटेंस के 6.02 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, उसका वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक मास के बराबर होगा, और उस 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.02 इंटू 1023 होंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई। देखिए, इस चैप्टर से इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लास्ट बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव जो चार्ज है वो किसकी वजह से होता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। किसी भी सब्सटेंस में अगर वेट दिया हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो तो हम कैसे उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे या वाइस वर्सा, ये हम क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो हम कल करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या है? कोई भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और उसको अगर ये सिंबल है तो उसके नीचे यहां लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में वो इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और क्वेश्चन पेपर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हो तो आप प्रोटॉन पे टिक लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में इसी को कहते हैं। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास यानी एटम का मास, और वो होता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इन दोनों को जोड़ के उसको यहां सिंबल के ऊपर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम के केस में वो 4 है और हाइड्रोजन के केस में वो 2 है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे ये जो है दैट शोज एटॉमिक नंबर और ये शो करता है एटॉमिक मास। अब देखिए, जो एटॉमिक मास है ये है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जो एटॉमिक नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है केवल प्रोटॉन। तो अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो और टर्मिनोलॉजी है आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो आइसोटोप्स क्या है? ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसमें उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक वेट अलग हो, उनको आपस में कहते हैं आइसोटोप्स। तो इसके 3 एग्जांपल्स हैं, और भी हैं लेकिन ये 3। एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम
और ट्राइटियम। दूसरा है कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, 12 जिसमें एक का एटॉमिक मास 12 होता है, दूसरे का 14। इसको कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। और तीसरा है क्लोराइड, जिसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक में एटॉमिक मास 35 होता है, दूसरे में 37 होता है। इसके अलावा कोबाल्ट के आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिनको कैंसर के केस में यूज किया जाता है। आयोडीन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिनको ग्वाइटर डिजीज यानी कि घेंघा डिजीज को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। तो अगर आइसोटोप्स होते हैं और उस कंडीशन में हमको मास चाहिए होता है तो हम कौन सा मास लेंगे, 1 ले, 2 ले, 3 ले। तो उस कंडीशन में हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लोराइड के दोनों आइसोटोप्स ले ले तो हम ये मान लीजिए x% पाया जाता है और ये y% पाया जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये कर लेते हैं कि जो एटॉमिक वेट होता है वो जितने परसेंट में आता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस दूसरा वाला भी जितने परसेंट में होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और वैल्यू जो आती है उसको एज अ एवरेज एटॉमिक मास के टर्म में यूज कर लिया जाता है। जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है दैट इज आइसोबार। आइसोबार उसको कहते हैं जिसमें कि एटॉमिक वेट जो है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर ये डिफर करता है। इसमें एटॉमिक नंबर, ए नंबर जिसको कहते हैं, ये सेम होता है और एटॉमिक वेट ये डिफर होता है। इसका एग्जांपल है कैल्शियम और ऑर्गन। दोनों का जो एटॉमिक वेट होता है वो 40 होता है, लेकिन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और ऑर्गन का 18 होता है। ये टर्मिनोलॉजीज काफी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और इसके जो आइसोटोप्स है उनको भी पूछा जाता है। ये जो आइसोटोप है जिसको ड्यूटीरियम कहते हैं, ये ड्यूटीरियम हैवी वाटर बनाने का काम करते हैं, तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हैवी वाटर भी कहते हैं, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज किया जाता है। So that is all about this topic. Thank you so much and please like and subscribe my channel. Thank you so much.